अ, मेरा मेरी श्रद्धांजलि डीके जोशी जी को। मुझे एक बार उनके दर्शन करने का मौका मिला था और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्तित्व के लिए सच्ची श्रद्धांजलि शायद उनके कामों को आगे बढ़ाने के रास्तों से हो सकती है। और आज का ये जो आपने बैठक का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि कहीं ये उनकी विचारों का और उनकी धारणाओं का, उनके हृदय के मंथन का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर श्रद्धांजलि डीके जोशी जी के लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ और मेरे मित्र यहाँ पे मनोज जी हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर के एस राणा हैं, राहुल, मैं आज बहुत दिनों के बाद उनके दर्शन कर पा रहा हूँ। और मेरे जितने भी मित्र यहाँ पे होंगे जो जिनके मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं कुछ छोटी सी 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। ये तमाम तरह की जो चिंताएं हैं, जो हमको कभी हवा, कभी मिट्टी, कभी पानी, कभी नदी को लेकर के हमारे बीच में है, तो शायद ये एक ही ओर इशारा करती हैं कि हमने अपना चरित्र खो दिया है। और ये बड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अगर हमें अपने घर के अलावा अपनी गली और शहर और देश अपना लगता हो, तो ये पहला चिन्ह होता है किसी भी समाज के चरित्र के खोने का। जब हमें नदियों में कूड़ा डालते समय कोई हिचक नहीं हो कि जिसको हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने माँ का सम्मान दिया हो, तो तब ये चरित्र का हनन होता है। और ये भी मान लेना चाहिए कि जब हम जानते हो कि हमारा दम घुटने वाला है और जिस तरह की हवाएं अब हमारे बीच में है, जब हमारी समझ में ना आता हो, तो ये मान लेना चाहिए कि हम सब कुछ खोने की तैयारी में हैं। देखिए, हम एक दिशाहीन समाज हो चुके हैं। इसे स्वीकारना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ना हम एक साथ जुटे हैं, न एक साथ जुड़े हैं। हम दिशाहीन हैं। हम पानी को अगर लेके देख लें तो पानी के दो हिस्से हैं। पानी के हिस्से, एक जो सभ्यता है नलकों की, जो शहरों का धर्म है, और एक सभ्यता है गांव की, जहां धारे हैं, तालाब हैं, कुएं हैं और नदियां हैं। ये वो संस्कृति है जिससे हमारा प्रादुर्भाव हुआ। और ये जो नई सभ्यता, ठीक है, कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर समझना चाहिए। कल्चर माने संस्कृति, संस्कृति का मतलब संरक्षण भी होता है। ये जोड़ के उपयोग करती है किसी भी संसाधन का, उसे कल्चर कहते हैं, कॉन्जर्वेशन होता है। और सिविलाइजेशन का मतलब है कंज्यूमरिज्म। अब आप देखिए, हमारा इतिहास हमें बताता रहा है कि हम लोग वहां बसे जहां पानी होता था, और तब जाके कहीं ये सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिसके की हम अक्सर चर्चा करते हैं कि इंडस की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और तमाम सभ्यताओं की। हम बसे, बने नदियों से। और आज दूसरी जो सभ्यता ने जन्म ले लिया है कि पहले हम वहां बसते थे जहां पानी होता था, और आज हम वहां बसते हैं और वहां पानी को ले जाना चाहते हैं। 3 मंजिली, 4 मंजिली, पंप करो, खोदो जमीन के अंदर। और जब इस तरह की हालत होगी तो पानी तो थकेगा ही। अगर आप लोगों ने जीवन में बड़ी यात्राएं की हो, पद यात्राएं, तो अगर आपको यात्राओं का अगर अनुभव हो, तो जो धीरे धीरे चलते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो तेज चलते हैं वो आगे चलते हैं। पानी हमारी गति को नहीं समझ सका, जिसे हमने विकास का नाम लिया, डेवलपमेंट। और आपको मैं बता दूं कि ये शब्द कहीं हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है। देयर हैज बीन अ वर्ड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, रीडिफाइन प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। देयर हैज नेवर बीन अ वर्ड डेवलपमेंट। ये बड़ा रूखा सा, सूखा सा शब्द है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स इंक्लूसिवनेस, सबको जोड़कर आगे बढ़ने को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। And we are now living in a world which is very Western way of so-called our following for them, कि अब हमने डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, हाइड्रो प्लान, डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने एक जो बड़ी तबाही की है, हमने अपनी नदियों पर बड़ी चोट खाई है। यह हमें समझ लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मित्रों, नदियां हमारा इतिहास है।
नदियां हमारा वर्तमान है और नदियां ही हमारा भविष्य है। अगर हमें ये छोटी सी बात आज समझ में ना आए तो अब आप समझ लीजिए, प्रकृति समझाती है, कोरोना एक हिस्सा रहा होगा जिसने हमें घरों में बंद कर दिया था। एक अदृश्य जीव ने, जो प्रकृति का हिस्सा था, वो यही होगा और इससे भी बड़े परिणाम हमारे सामने होंगे। हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। क्या आज ये सवाल खड़े नहीं है कि तमाम जो नदियां हमारे देश की हैं, उन नदियों पर एक, अब हमारे मित्र मनोज या हमारे दूसरे मित्र ये घिस गए, मर गए, लुट गए, लेकिन नदियां वहीं की वहीं, वैसी की वैसी हैं। यह यमुना, जिसका भी लॉर्ड जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी ने नाम लिया, यमुना कहां पे है? दिल्ली, जहां देश बसता है, जहां की राजधानी, जहां पॉलिटिकल प्रधानमंत्री से लेके और एक मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री बसते हैं। अगर यमुना के ये हालत है तो देश की नदियों की कल्पना दिल्ली से ही समझ में आ जानी चाहिए कि उनके प्रति हम कितने गंभीर हैं। जब हम इसे नहीं बना पाए, इसे नहीं सजा पाए, और नीतिकारों को, क्योंकि देखो नलके वाले जितने हैं, वो जितने न घरों में नलके हैं, वही नीतिकार भी हैं। अब एक गांव के व्यक्ति से पूछा जाए, अरे कुएं से जुड़े हुए व्यक्ति से और तालाबों से, कि कैसे बनते और संवारे जा सकते हैं, तो वो बता पाएंगे। लेकिन नल का जो सभ्यता है, अगर वो पॉलिसी मेकर हो, जिनके घरों में 15-20 नलके हों, और अगर नलकों में पानी ना आए तो आप खटखटा देते हैं, सरकार को हिला देते हैं। लेकिन अगर गांव में पानी ना हो, किन्हीं कारणों से हमने जो परिस्थितियां पैदा कर दी हों, कोई सुनने वाला नहीं होता है। 2015 की बात दूसरी है, बड़ा हल्ला देश दुनिया में मचा हो। क्योंकि दोस्त, हम कैसी जल नीति में हैं? वो पहाड़ जहां पे गंगा, यमुना, तमाम बड़ी नदियां हैं, वहां के 8,000 गांव पीने के पानी के त्रासदी से गुजर रहे हैं, और राजस्थान तो जहां पानी है ही नहीं, वहां तो गुजरेंगे ही। हम किस तरह की नीतियों में हैं, कहां हैं, कैसे फंसे हैं? इसके लिए एक, मुझे लगता है कि आज के हालात शायद बहुत आने वाले समय में, जिस तरह की हमारी सोच, और मैं चरित्र को बार बार कहता हूं, जैसे कि मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, सामूहिक रूप से नहीं जीना चाहता हूं, सबके लिए नहीं जीना चाहता हूं, ये दुष्परिणाम इससे भी बदतर आने वाले समय में हमें झेलने पड़ेंगे। क्या करेंगे? कहां से आएंगी नदियां? आपके दुनिया भर के 50 जो सबसे बड़े वाटरशेड्स हैं, उनकी 40% इफिशियंसी खत्म हो चुकी है। जो जल वर्षा जो हमारे बीच में आती थी, उसको वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपका फॉरेस्ट कवर लूज हो गया। आपके दुनिया भर में 75% पीने के पानी का ग्लेशियर की कृपा है, और वो ग्लेशियर की भी कहानी आपने सुन ली होगी। औसतन पूरी दुनिया में 1 मीटर हर ग्लेशियर अंदर जा रहा है, और ऐसी स्टोरी आपके पास अंटार्कटिका के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। 3 ट्रिलियन टन आपका बर्फ पिघल चुकी है, और वहां पे अब एल्गी दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसी वातावरण में हमारे लिए कौन से बड़े सवाल हैं? क्योंकि अब सवालों में हम इतने ज्यादा हैं कि उत्तर भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमने अपने व्यवहार से और अपनी गंभीरताओं को कभी भी इस दिशा में एक बड़े रूप में ले जाने की कोशिश नहीं की। और मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूं, बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा पहला सवाल, अगर नदी का हो, जंगल का, हवा का हो, या इक्विटी इनइक्विटी का हो, ये यहां से शुरू होना चाहिए कि हम कितने नियमों के पालक हैं। हम नारों के बीच में अब बचा नहीं सकते कुछ, क्यों मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा, वहां तक ही सीमा होती है। लेकिन जो बड़ी लड़ाई नदियों के लिए अगर लड़नी है, उनके अधिकारों के लिए समझ तैयार करनी है, तो एक सामूहिकता का एक बड़ा सवाल हमारे बीच में है। अब देखिए, हम उस वाले हिस्से के तो नियमों का बड़ा पालन चाहते हैं जो हमारे 42 अमेंडमेंट, मुझे लगता है हमारे मित्र लोग ज्यादा जानते होंगे कि हमारे अधिकारों के लिए 21 जो आपका आर्टिकल है कि साहब हमारे अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। हम लड़ने झगड़ने के माध्यम के रास्ते बनाते हैं उस आर्टिकल से। लेकिन मुझे लगा है, मुझे पता है, एक 51A भी है जो ये बताने की कोशिश करता है कि आप क्या योगदान भी है। सवाल ये पैदा होता है, कौन सी सरकार, कैसी सरकार, किस सरकार को आलोचना कर सकते हैं आप? किसने बनाई? वो आप और मैंने वोट दिया, तो हम उसको आलोचना कैसे कर सकते हैं? जब वोट देके बनाते वो नहीं सुन रहे तो हम क्या करें?
क्योंकि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी पर कभी चुनाव नहीं हुए। आपके चुनाव के आधार क्या होते हैं? अरे देखिए, ये तो पॉलिटिशियन है, इनकी तमाम नीतियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि उनको वोट के रास्ते कौन से बेहतर तरीके आ सकते हैं, क्योंकि हम वो हिस्सा नहीं मानते। अचानक जब चुनाव होंगे तो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीपीयू, सेडीयू, ये वो, और धर्म के नारे, और ये जो भी तमाम खबरें आ रही हैं कि हम जात पात के मुद्दों में जब ऐसे फंसे पड़े हों तो हवा, मिट्टी, पानी, नदी की चर्चा कहां होती है? तो सवाल यहां अटका है और इस सवाल का चिंतन करने का समय है। और अभी हमने अपने उत्तराखंड में जो कुछ भी की, 2 बड़ी कोशिशें की। एक समय आ गया है इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोसिस्टम। ये कैसे मान लें सरकार की खाली है? हमारी भी है। हवा नहीं लेते क्या आप हर क्षण? अभी आप बैठे हैं, कितनी आपने 1 मिनट में बताइए कितनी प्राणवायु ले ली होगी? आपको तो ये भी पता नहीं है आपने कितनी सांसें 1 मिनट में ले ली है, आपको नहीं पता है, क्योंकि वो मुफ्त में मिलती है इसलिए पता नहीं है। अगर कोई गोली खानी होती तो पता होता, पैसे से खरीद के आने की, कितनी गोली रह गई, कितनी खाली। क्योंकि जो कुछ भी मुफ्त में मिला उसकी कोई चिंता नहीं है। नदियां मुफ्त में थी, पानी मुफ्त में था, हवा मुफ्त में थी। ये सब मुफ्तबाजी ने हमको शायद कर दिया। इसलिए शायद हम सबको एक सामूहिक रूप से सोचना चाहिए, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबका दायित्व है। हम कैसे मान लें कोई सरकार? क्योंकि मुझे पता है एनजीटी में कई तरह के नियम निकाले गए, कई बातें भी ठाए ठाए फिस, क्योंकि इतने अड़ियल सब कुछ हो चुका है। सरकारें भी, राज्य सरकारें भी ये है कि इन नियमों के पालनों को दरकिनार कर देती हैं। हमारा समाज, और मैं कह रहा हूं चरित्र के सवाल खड़े हो गए हैं। हमने अभी कोशिश की है 2, हमारे हाई कोर्ट शॉर्टली एक मीटिंग करने जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। हमने कहा let us fix ecological responsibility right from individual to institute and everyone. कंज्यूम करते हो, द प्रिंसिपल ऑफ नेचर सेज कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। क्या कंट्रीब्यूट किया आपने? रखो एक किनारे आपके और मुद्दे, अगर आप कंज्यूम कर रहे हो आप कंट्रीब्यूट करिए, क्यों नहीं कर सकते हम? और इस पर एक बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। और आपको पता ही है कि हमने कोशिश और की, हमारा मित्र मनोज उसमें लिखते भी हैं। हमने कहा अपनी सरकार से, ये जीडीपी तो हमारी समझ में नहीं आती, पर कैपिटा इनकम हो गई 2 लाख रुपया उत्तराखंड की, और अगर दूर दराज के गांव में जाओ तो 50 पैसा नहीं होगा जेब में। हमने कहा ये तुम्हारा पर कैपिटा इनकम और जीडीपी से हमें लेना देना नहीं है। हमको बताओ कितना जंगल बढ़ाया इस साल, कितनी प्राणवायु ठीक की, कितनी मिट्टी बेहतर की, और कितना पानी जोड़ा जो वर्षा का है, इसका कलेक्टिव मेजर दे दो, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। और बताइए जब जीडीपी देते हो, वो तो पता नहीं इस देश में जीडीपी किसकी है। 1% लोग इस देश में 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो भैया वो जीडीपी का क्या करना हमने? लेकिन हवा तो ये है, पेड़ तो हमको सब कुछ दे ही देगा। तो हम जंगल बनाएंगे, नदी बनाएंगे, ये हमारे जीवन के आधार होंगे। और गरीब गांव की तो रोजगार मिट्टी ही है, उसका रोजगार तो पानी ही है जिससे उसको मिलेगा। इसलिए मित्रों, आपकी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण भी है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं तो सामूहिक प्रयत्नों की तरफ सबको खींचें, ले जाएं। क्योंकि अभी आप और मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे साथ कितने खड़े हैं और कितने दिन खड़े हैं। और शायद ये तब महसूस करा पाएंगे जब हम अपने चरित्र के रास्तों को बेहतर करने के रास्ते निकालेंगे। क्योंकि हम किसी की तरफ नहीं झांकना चाहते, किसी जगह भागीदारी नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा ही रहा तो वो देश जिसको दुनिया जानती थी अपने चरित्र पर, अपने जो भी प्रकृति के प्रदत्त जो हमारे परिणाम थे, और जिसको दुनिया के बारे में हमेशा चर्चा की जाती थी, वो हम खो रहे हैं तेजी से। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय का अभाव मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन हमारे हालात बहुत गंभीर हैं। नदियां नहीं होंगी, धमनियों की तरह है। नदियां हमारे शरीर में जैसे धमनियां होती हैं, आर्टरीज, और अगर वो ब्लॉक हो गई तो सीधे हार्ट जाएगा। तो अब आप मान लो धमनियां एक एक करके खत्म हो रही हैं या ब्लॉक हो रही हैं। कोलेस्ट्रॉल कचरे के रूप में जा रहा है, जिस दिन ब्लॉक होगा सीधे ऊपर का रास्ता, फिर मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो और कोई काम नहीं आने वाला। और वही प्रकृति की परिभाषा
इसी रूप में यहाँ पर मैं इसको समझ लेनी चाहिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ।